हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल SR एग्ज़ाम 21। साथियों, जो हमने लास्ट क्लास हिस्ट्री की देखी उसमें कांग्रेस के अधिवेशंस को हम पढ़ रहे थे और कांग्रेस के उसमें मुख्य जो अधिवेशन पढ़े थे, पहला कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1896 जिसमें सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत गाया गया था। उसके बाद हमने देखा था बनारस अधिवेशन 1905 को, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष बनाए गए और उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। उसके बाद देखा हमने सूरत स्प्लिट या सूरत अधिवेशन 1907। हमने देखा किस प्रकार सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो धड़ों में बट गई, गरम दल और नरम दल में, और उसके प्रमुख क्या कारण थे वो हमने चारों कारण देखे थे। उसके बाद दोस्तों कोलकाता अधिवेशन 1911 को हमने देखा। उस अधिवेशन में आपने देखा जनगण मन का जो गीत था वो जनगण मन का जो गान था वो प्रथम बार किया गया, और मैंने बताया इसको विश्व कवि ने लिखा था। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत का राष्ट्रगान तो लिखा ही है, साथ में स्वदेशी के दौरान जो उन्होंने अमर सोनल बंगाल विभाजन के विरोध में लिखा था, उसको 1971 में बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रीय गान घोषित कर लिया। तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दो देशों का राष्ट्रीय गान लिखा। और दोस्तों उसके बाद हमने देखा था लखनऊ पैक्ट, जो कांग्रेस 1907 के सूरत अधिवेशन में दो धड़ों में बट गई थी, गरम दल और नरम दल में। उसको हमने देखा किस प्रकार वो दोनों दल बीजी तिलक और एनी बेसेंट के सहयोग से एक हो गए, और लखनऊ में चूँकि अधिवेशन हुआ था, अंबिकाचरण मजूमदार इसके अध्यक्ष बनाए गए थे और दोनों एक हो गई। साथ साथ क्योंकि उस दौरान लखनऊ में ही मुस्लिम लीग का अधिवेशन चल रहा था, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों बहुत क्लोज हो गई, दोनों बहुत पास में आई। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिन्ना और बीजी तिलक ने। तो दोस्तों ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। आइए हम कांग्रेस के कुछ और अधिवेशंस को देखते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण अधिवेशंस हैं कोलकाता अधिवेशन 1917। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रथम महिला जो अध्यक्ष बनाई गई वो एनी बेसेंट बनाई गई और ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इसके अलावा दो और महिलाओं ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। वो कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्ष रही सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इसके बाद 1933 का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ उसमें नलिनी सेन गुप्ता, कहीं कहीं इनका नाम नल्ली सेन गुप्ता भी देखने को मिलता है कई बुकों में, तो इन्होंने 1933 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता की। ये भारतीय ना होके ब्रिटिश नागरिक थी। आइए दोस्तों देखते हैं गया अधिवेशन को जो 1922 में आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष CR दास, चितरंजन दास थे। और दोस्तों ये अधिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 1923 में चुनाव होने वाले थे, तो उसमें इनका मानना था कि कांग्रेस को पार्टिसिपेट करना चाहिए। इन्होंने एक प्रस्ताव भी पास किया और वो प्रस्ताव बहुमत से जब खारिज हो गया तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया और ये कांग्रेस से अलग हो गए। तो 1923 में होने वाले चुनाव में भाग लेने संबंधी इन्होंने एक प्रस्ताव पास किया जिसको बहुमत से खारिज कर दिया गया। तब इन्होंने उसके विरोध में इस्तीफा दे दिया और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर इन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया इलाहाबाद में, जिसको हम कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं। और दोस्तों ये स्वराज पार्टी का जो स्वरूप था वो कैसा था, सचिव इसके थे मोतीलाल नेहरू और अध्यक्ष स्वयं CR दास बनाए गए। इसके बारे में कई बार क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। इसका गठन किया गया था इलाहाबाद में, कहाँ पर? इलाहाबाद में इसका गठन किया गया। और जब 1923 में चुनाव हुए तो इसने काफ़ी सफलता प्राप्त की चुनाव में। तो दोस्तों देखते हैं अब दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट अधिवेशन देखते हैं
बेलगांव अधिवेशन। ये इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि इसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनको बाद में राष्ट्रपिता के नाम से जाना गया, उन्होंने प्रथम बार कांग्रेस की अध्यक्षता की और राष्ट्रपिता एकमात्र बार अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे। सिर्फ एक बार इनको अध्यक्ष बनाया गया, ओनली। दोस्तों देखते हैं कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है, मैंने बताया बेलगांव अधिवेशन ऐसा अधिवेशन था जिसमें एकमात्र बार महात्मा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और वो जीवन में फिर कभी इसके अध्यक्ष नहीं बने। अब बात करते हैं कानपुर अधिवेशन 1925 की। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि इसकी अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, इसकी अध्यक्षा सरोजिनी नायडू जी थी। सरोजिनी नायडू के बारे में, चूँकि एक बड़ी नेता थी, इनके बारे में थोड़ा जान लेना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने पहली बार कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1916 में भाग लिया। इन्हें भारत में नारी आंदोलन का जनक कहा जाता है। चूँकि एक बहुत बड़ी कवित्री थी, इंग्लिश में कविताएं लिखती थीं और ये कविताओं को और अच्छे ढंग से पढ़ती थीं, इसलिए इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इन्होंने कुछ कविताएं लिखी, कुछ कविता संग्रह है इनका, जैसे गोल्डन थ्रेशहोल्ड, दूसरा है ब्रोकन विंग्स, तीसरा है बर्ड ऑफ टाइम। इनकी फेमस पुस्तकें हैं। भारत में नारी आंदोलन का जनक कहा जाता है। और इससे बढ़कर एक चीज़ और, इन्होंने एक पुस्तक लिखी मोहम्मद अली जिन्ना, हिंदू मुस्लिम एकता के जनक। वो पुस्तक इन्होंने लिखी 1918 में। कब लिखी? 1918 में। चूँकि दोस्तों जिन्ना जो थे उनके विचार 1920 से पहले बगावती नहीं थे, सांप्रदायिक नहीं थे, तो उनके ऊपर इन्होंने एक बुक लिखी जिसको कहा गया मोहम्मद अली जिन्ना, हिंदू मुस्लिम एकता के जनक। ये दोस्तों आप याद रखेंगे। आइए कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशंस को और देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं गुवाहाटी, लाहौर और कराची अधिवेशन। दोस्तों गुवाहाटी अधिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहले कांग्रेस के नेता कुछ भी धारण करते थे। कोई काला कोट धारण करता था, कोई नीला कोट धारण करता था, परंतु गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में जहां अध्यक्ष श्रीनिवास अयंगर बनाए गए, एक प्रस्ताव पास हुआ जिसमें सभी कांग्रेसी नेताओं को खद्दर पहनना अनिवार्य कर दिया गया। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं लाहौर अधिवेशन की। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे पहले एक अधिवेशन के बारे में हम थोड़ा सा बताने की आपको कोशिश करते हैं। दोस्तों 1928 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ उसमें इनके फादर मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। उसमें नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है परंतु वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप फिर भी ध्यान रखेंगे, नेहरू रिपोर्ट 1928 के कांग्रेस अधिवेशन में पास की गई थी। तो दोस्तों अब बात करते हैं लाहौर अधिवेशन की। चूँकि लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित है, इसके अध्यक्ष बनाए गए जवाहरलाल नेहरू। और दोस्तों इसमें कांग्रेस ने अपना उद्देश्य बदलकर स्वराज से पूर्ण स्वराज कर दिया और एक करतल ध्वनि से प्रस्ताव पारित भी हुआ और रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया। नेक्स्ट बात, प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। और दोस्तों ये पहली बार 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। दोस्तों 1930 ऐसा वर्ष था जब कांग्रेस का अधिवेशन सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण नहीं हो सका। आप ध्यान रखेंगे, कांग्रेस का अधिवेशन 1930 में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण संभव नहीं हो पाया। उस वर्ष हमने सिर्फ स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को पहली बार मनाया था। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कराची अधिवेशन की। बड़ा इम्पोर्टेंट है। अध्यक्ष रहे वल्लभ भाई पटेल। इनको सरदार के नाम से भी जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों मूल अधिकारों संबंधी पहली बार प्रस्ताव कांग्रेस के अगर किसी अधिवेशन में
पास किया गया तब वो था कराची अधिवेशन 1931। और दोस्तों ये अधिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट और हो जाता है क्योंकि गांधी जी को पहली बार विरोध का सामना करना पड़ा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जिन्हें फांसी 25 मार्च 1931 को दी जानी थी, परंतु 2 दिन पहले 23 मार्च 1931 को दे दी गई। ऐसा माना जाता है गांधी जी ने इसके लिए ज़्यादा प्रयास नहीं किया, परंतु गांधी जी ने इनकी फांसी से संबंधित एक पत्र लॉर्ड इरविन को ज़रूर लिखा था। और दोस्तों जब गांधी जी को विरोध का सामना करना पड़ा, इन्हें काले झंडे दिखाए गए, तो उन्होंने इसके रिएक्शन में क्या किया, तो इन्होंने कहा गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद कभी ख़त्म नहीं होगा। इन्होंने उसी कांग्रेस अधिवेशन में बोला था, आप ध्यान रखेंगे, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद कभी नहीं। ये इनका स्टेटमेंट था। क्यों दिया था? क्योंकि जब इन्हें काले झंडे दिखाए गए, लोगों का ऐसा मानना था कि गांधी जी ने इसमें ज़्यादा प्रयास नहीं किया, परंतु ऐसा नहीं था। आइए दोस्तों देखते हैं कांग्रेस के और कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन, जिसमें फैजपुर, हरिपुरा और त्रिपुरी 3 महत्वपूर्ण अधिवेशन होंगे। आइए दोस्तों देखते हैं आज की क्लास के 3 और महत्वपूर्ण अधिवेशन। और ये अधिवेशन हैं दोस्तों फैजपुर अधिवेशन 1937, हरिपुरा अधिवेशन 1938 और त्रिपुरी अधिवेशन 1939। बड़ा इम्पोर्टेंट है तीनों अधिवेशन। दोस्तों फैजपुर अधिवेशन इसलिए है, कई बार पूछा जाता है कांग्रेस का वह पहला अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ कौन सा था? 1937 का फैजपुर अधिवेशन, 1937 का फैजपुर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों एक बार और बता दें, हम आपको एक बात और बता दें, 1936 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे और ये गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था। आप याद रखेंगे गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन कौन सा है? फैजपुर अधिवेशन 1937। दोस्तों बात करते हैं हरिपुरा अधिवेशन की। हरिपुरा अधिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि नेताजी इसके अध्यक्ष बनाए गए। जब नेताजी अध्यक्ष बनाए गए, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कार्य योजना समिति बनाई गई। क्या बनाई गई? कार्य योजना समिति बनाई गई। और बहुत इम्पोर्टेंट है कि पहली बार झंडा गीत को स्वीकृति कब मिली? तो श्यामलाल पार्षद ने इनका नाम था पूरा श्यामलाल पार्षद गुप्त। इन्होंने दोस्तों एक झंडा गीत लिखा, उसको एक प्रस्ताव के द्वारा स्वीकृति दी गई। और ये झंडा गीत क्या था? वही झंडा गीत था, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। दोस्तों अब इस पूरे गीत को हम आपको सुनाते हैं। ये गीत क्या था, आइए दोस्तों सुनते हैं। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति हर्षाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, शान इसकी जाने पाए, जाए जान भले ही जाए, विजयी विश्व करके दिखलाए, तब होवे ये प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये दोस्तों इन्होंने एक छोटा सा गीत लिखा था श्यामलाल पार्षद गुप्ता ने, उसको झंडा गीत के रूप में मान्यता दी गई। और दोस्तों जो आज का लास्ट अधिवेशन है वो है त्रिपुरी अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू बनाए गए, जिसके अध्यक्ष स्वयं फिर से दोबारा सुभाष चंद्र बोस बनाए गए। सुभाष चंद्र बोस दोस्तों इसमें अध्यक्ष बनाए नहीं जा रहे थे, बल्कि इन्होंने ज़बरदस्ती अध्यक्ष पद का पद जीत लिया। कैसे? क्योंकि इनके समर्थक कांग्रेस में उस समय ज़्यादा थे, ये गरम दल के एक नेता थे, इनकी लोकप्रियता जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया सबसे ज़्यादा थी। तो दोस्तों जब चुनाव हुआ तो गांधी जी ने सबसे पहले अपने समर्थन में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को अपना समर्थन दिया, अपना प्रत्याशी घोषित किया। परंतु नेताजी का सम्मान करते हुए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपना नाम वापस ले लिया अध्यक्ष पद से।
अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए अपना नाम वापस ले लिया। और फिर महात्मा गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को, पी सीतारमैया, ये इनके बहुत करीबी माने जाते हैं, गांधी जी के पट्टाभी सीतारमैया को अपना प्रत्याशी घोषित किया। और गांधी जी ने जब इनको अपना प्रत्याशी घोषित किया, चुनाव हुआ, सुभाष चंद्र बोस गांधी जी द्वारा समर्थित प्रत्याशी से जीत गए। गांधी जी ने इस हार को अपनी हार बताया। जब गांधी जी ने इस हार को अपनी हार बताया तो सुभाष चंद्र बोस का, किसका? सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस कार्यकारिणी के जो ये कार्यकारिणी बनाई गई थी, कार्यकारिणी के जो मेंबर थे, 15 मेंबर थे, उनसे मतभेद हो गया, जिसके कारण 15 में से 13 सदस्य ने इस्तीफा दे दिया। 13 सदस्य ने जब इस्तीफा दे दिया तो उसके विरोध में स्वयं नेताजी ने इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, अध्यक्ष सदस्यता सबसे इस्तीफा दे दिया। और 1939 में, कब? 1939 में इन्होंने 13 अप्रैल 1939 को इस्तीफा दिया। उसके बाद 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की, अलग एक फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की। और इस प्रकार आपने देखा कि सुभाष चंद्र बोस किस प्रकार पट्टाभी सीतारमैया को हराकर स्वयं अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। और दोस्तों, इसके आगे की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो क्लास 6 होगी। दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी? यदि क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम आपको पूरी हिस्ट्री, बाकायदा एक एक लेक्चर बहुत ही विधिवत ढंग से पढ़ाएंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।